इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान का इतिहास एक परिचय में हम लास्ट वाली क्लास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागोर, गणेश्वर सभ्यता और अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं देख चुके थे। आज वाली क्लास में राजस्थान के जनपद और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के जनपद संबंधी अपन इस क्लास में जानेंगे। तो ये क्लास रीट के लिए और सीईटी के लिए और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। इससे पहले हम सभ्यताएं वगैरह पढ़ी थी जिसमें कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलुंड, गणेश्वर और अन्य सभ्यता वगैरह देख ली थी। यानी एक समय चला था अपने भारत में कि पहले हमारे को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसमें हमने माना कि सबसे प्राचीन जो हमारी सभ्यता रही है वो हड़प्पा सभ्यता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में उससे पहले पाषाण सभ्यता के अवशेष मिले, बाद में हड़प्पा सभ्यता है तो एक विकसित रूप आ गया था। बाद में पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी, पतन हो गई थी। उसके बाद में आर्य संस्कृति का प्रसार होता है। तो किस प्रकार से राजस्थान में ये आर्य संस्कृति के या कहाँ से जो हमारे को अवशेष मिले हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ हो जाता है। वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता शुरू होती है। इस सभ्यता के बारे में जानने का मुख्य स्रोत 4 वेद हैं। 4 वेदों से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन चारों वेदों से इस सभ्यता का हमारे को जानकारी मिलती है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया है? वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इतिहास में ऐसा समय आया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हो गई थी और इतना उच्च स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन न जाने क्या कारण हुआ, बिल्कुल समाप्त हो गए, पतन हो गए। फिर वापस एक गांव से वापस एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित होती है और आज तक जो चल रहा है। वैदिक सभ्यता, राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान और डेरा व चक्र 64 से मिले हैं। तरखान वाला डेरा, तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ हो गया, तरखान वाला डेरा हो गया और चक्र 64 से वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये अपने राजस्थान से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं जो। फिर बात करते हैं महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण के युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने उससे ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। जब आक्रमण करने जा रहे थे भगवान श्री राम रावण पर, तो समुद्र पर रास्ता बनाना था, तो रास्ता वहां पर नहीं दिया जा रहा था दक्षिण सागर में। तब भगवान श्री राम उस समय अपना अमोघ अस्त्र खींचा था, अमोघ अस्त्र। तब भगवान प्रकट होते जल देवता और कहते हैं कि यदि आप ये अस्त्र चला दिया तो यह पूरा समुद्र सूख जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा, तो बहुत विनाश हो जाएगा, फिर पानी नहीं रहेगा तो मानव जीवन संभव ही नहीं है।
तो भगवान राम ने कहा कि अब मैंने बाण तो लगा दिया, इसको छोड़ना तो पड़ेगा, किधर छोड़ू बताओ। तब फिर कहा जाता है कि वो अमोघ जो अस्त्र है वो राजस्थान की ओर चलाया गया है, और जहाँ राजस्थान में एक समुद्र था वो समुद्र सूख जाता है और उस समुद्र की जगह पर क्या हो जाता है, मरुस्थल हो गया। ठीक है, अभी जो थार का जो मरुस्थल है वहां पर एक समुद्र था, समुद्र किस प्रकार से सूखा वो यहाँ पर रामायण में बताया हुआ है कि भगवान श्री राम ने अमोघ अस्त्र चलाया था जो राजस्थान की तरफ आया था, वहां से ये मरुस्थल बना है। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया गया, मानता कि ऐसा नहीं है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित हो गया है। ठीक है, मतलब वो रामायण जिस समय लिखी गई थी उस समय तो ये राजस्थान का, भले राजस्थान नाम नहीं आया लेकिन वो क्षेत्र तो आ गया कि भाई उस क्षेत्र में गिरा वो बाण, गिरा है बाण गया, तीर गई थी। तो ये मतलब होता है कि राजस्थान जो क्षेत्र है कोई अभी का नहीं है, प्राचीन समय में भी राजस्थान के प्रमाण अपने को मिल रहे हैं। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। पहले तो रामायण में मिल गया था यहाँ पे, उसके बाद में महाभारत काल में भी राजस्थान में आर्यों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश जो बीकानेर है, जांगल प्रदेश, बीकानेर के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते हैं, कौरव पांडव राज्य के अधीन था। जो जांगल प्रदेश बीकानेर वाला है वो कौरव और पांडवों के अधीन था। मत्स्य राज्य, महाभारत के समय एक मत्स्य राज्य था जिसका मत्स्य राज्य उनका मित्र था। महाभारत के जो कौरव पांडवों का यह अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 1 वर्ष का बेस बदलकर, जब पांडवों ने कौरवों ने जो अज्ञातवास लगवा दिया था पांडवों को, तो आपको पहले वनवास रखना पड़ेगा और बाद में 1 साल का अज्ञातवास रखना पड़ेगा। जहाँ कहाँ पर रह रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पांडव जो है वो अपना 1 वर्ष अज्ञातवास का बेस बदल करके मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। विराट नगर के राजा विराट के यहाँ पर व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना से पांडवों की ओर लड़ता हुआ मारा गया है। यह भी महाभारत में उल्लेख है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो राजस्थान का जो मत्स्य प्रदेश है उस क्षेत्र का विराट जो राजा था ये पांडवों की तरफ लड़ा था और लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की बातें महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है। महाभारत तक का अपने को मिले हैं, बाद में अपने को जो जानकारी मिली वो कहाँ से मिलनी शुरू हुई है, महात्मा बुद्ध आया के समय की वापस जानकारी मिलती है। बीच का समय अपने को राजस्थान का नहीं मिलता है। राजस्थान का क्या हुआ, मतलब कौन शासन किया, कैसे रहा, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के कोई पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारियां मिलने लगती है। और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है, जिसमें प्रथम तो जनपदों का उदय होता है और दूसरा जो है साम्राज्य विस्तार है। तो जनपदों के बीच में संघर्ष जो होता है ये जानकारी अपने को मिल रही है। वो और ये जानकारी मिलना कहाँ से शुरू हुई है, बौद्ध ग्रंथों से मिलना शुरू हुई है। तो राजस्थान में अब कहाँ से जनपद मिले हैं और कौन कौन से जनपदों के बीच में संघर्ष होता है जिसकी जानकारी अब देखते हैं। तो अब राजस्थान में जो जनपद है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और बाद में उनका पतन भी हुआ था। बौद्ध साहित्य
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो प्रश्न यह भी पूछते हैं कि हमें 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की सूची प्राप्त होती है। में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ उनमें मत्स्य जनपद तो पूरा का पूरा, जो अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद है उनमें से एक जो महाजनपद है मत्स्य जनपद, ये पूरा का पूरा राजस्थान में स्थित था। ठीक है, ये तो पूरे राजस्थान में था। जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद कहलाया था। राजस्थान के अनेक भाग, कुछ कुरु जनपद के अंतर्गत आता है, कुरु भी महाजनपद था। कुछ भाग कुरु जनपद में आता है जिसकी राजधानी कहाँ थी? कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ एक सूरसेन जनपद में, जो हरियाणा से, हरियाणा अलवर का हरियाणा क्षेत्र है वो कुरु जनपद में आता है, जिसमें राजस्थान का कुछ पार्ट अलवर भरतपुर का कुरु जनपद में। सूरसेन जनपद, कुछ भाग राजस्थान का सूरसेन जनपद में भी मिलता है। सूरसेन जनपद में अपना करौली हो गया, धौलपुर हो गया और थोड़ा भरतपुर आ गया। इस सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो जिसके भी अपने अवशेष मिलते हैं। अवंती, अवंती जो जैन जिसकी राजधानी थी, है ना, यह क्षेत्र है, ये राजस्थान के अंतर्गत आता। तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र, या राजस्थान के महाजनपद के अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र आता है, या यूं पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से महाजनपद आते थे। तो राजस्थान के क्षेत्र में अपने बात करें तो राजस्थान के क्षेत्र में एक तो पूरा मत्स्य संघ तो पूरा का पूरे राजस्थान में था। उसके अलावा राजस्थान का क्षेत्र कुरु जनपद में भी आता था, सूरसेन जनपद में भी आता था और अवंती जनपद में, ये महाजनपद में आता था। ये तो हो गया महाजनपद की बात हो गई। ठीक है, जो 16 महाजनपदों जिनका नाम चलता उसमें राजस्थान आ रहा था। फिर इसके अतिरिक्त बात करें, चित्तौड़ के आसपास एक सीवी जनपद चलता था, सीवी जनपद। ठीक है, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका, सीवी जनपद की राजधानी कहाँ थी? मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं। तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद चलता था। और 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ काबिले मालव योद्धे अर्जुनायन राजस्थान में आकर के बस गए थे। ठीक है, यह भी जानकारी अपने क्या मिलती है यहाँ से। फिर बात करते हैं अपन मत्स्य जनपद के। मत्स्य जनपद की बात करें, मत्स्य जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। मत्स्य जाति का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है आर्य जनपद में, मत्स्य जाति का सबसे पहले उल्लेख हमारे को किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है, जो प्राचीनतम प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में तो मिलता ही है, उसके अलावा मत्स्य जाति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिल रहा है और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान यह कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक मत्स्य जनपद का विस्तार हुआ करता था। इस प्रदेश में आधुनिक जो वर्तमान में जयपुर हो गया, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हुआ करते थे। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के भाग आते थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिनकी अभी अपन ऊपर चर्चा की थी। महाभारत के समय मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, जिसको वर्तमान में हम बेराट कहते हैं, बेराट बसाकर मत्स्य जनपद की राजधानी बनाई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट या विराट नगर है। ठीक है, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था।
अर्जुन का बेटा अभिमन्यु के साथ विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ। इन्हीं का पुत्र जो था उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था? परीक्षित बना था। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, किंतु गोपीनाथ शर्मा जी का कहना है, उनका मत है कि महाभारत के बाद में कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। कुरु जो क्षेत्र था वो और यादव जनपद में जो कमजोर हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठा करके मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया है। इसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि होने लगी। बाद में जो है ये क्षेत्र है, इनको जीत करके मत्स्य संघ में, मत्स्य जनपद में मिला दिया जाता है। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर के इन दोनों में प्राय संघर्ष हो जाता है। साल्व जनपद भी चलता था यहाँ पे, तो साल्व और मत्स्यों के बीच में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। सालू की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चेदी जो जनपद है, बुंदेलखंड जो कहते हैं अपन इसको, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और यूपी के जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चेदी जनपद चलता था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। शक्तिमती यह भी मत्स्य जनपद का एक पड़ोसी क्षेत्र था। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि दोनों पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती थी, चेदी जनपद के और मत्स्य जनपद के बीच में शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहा। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को किसमें मिला दिया था? चेदी जनपद में मिला दिया है। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा था, यानी ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर चेदी जनपद नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर लेता है मत्स्य जनपद, यानी वापस चेदी से अलग हो जाता है मत्स्य जनपद, और कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो जाता है। अब कौन से जनपद यहाँ पर आ जाता है? मगध आ जाता है। मगध सम्राटों में भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत करके मगध साम्राज्य में मिला दिया है। ठीक है, मगध साम्राज्य जितने भी 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे शक्तिशाली निकला। सभी एक एक करते करते सभी महाजनपदों को पराजित करता हुआ एक बड़ा साम्राज्य बना लेता है मगध साम्राज्य, जिसमें अपना मत्स्य जनपद भी किसमें चला जाता है? मगध में चला जाता है। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, और मत्स्य जनपद मगध में बाद में मौर्य आए थे, तो यहाँ मत्स्य जनपद में भी किसका साम्राज्य हो जाता है? मौर्यों का साम्राज्य हो जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख मिला, जिसे स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में मौर्यों का या मगध साम्राज्यों का शासन हुआ है। उसके साथ साथ अन्य मौर्ययुगीन अवशेष भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मगध क्षेत्र में, इस मत्स्य क्षेत्र में मगध यानी मौर्यों का अवशेष या शासन रहा है। तो ये देखा है अपन ने जनपद से संबंधित। जनपद में जो प्रश्न अपने से बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकता है? एक तो आप ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति के अपने अवशेष कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़ तरखाना वाला डेरा चक्र 64 से मिले हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम ने कौन सा वाण चलाया था जिसे समुद्र सो गया था? अमोघ अस्त्र। इसका भी आप ध्यान रखना है, आ सकता है, पूछ ले। और जांगल प्रदेश सबको पता ही है, बीकानेर जनपद है, मत्स्य जनपद, इसका ध्यान रखना। यहाँ का राजा विराट है। और फिर उसके बाद में गौतम बुद्ध का बाद की जानकारी अपने को मिलती है। ठीक है, और 16 महाजनपदों का जानकारी किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये बौद्ध ग्रंथ है। जिस राजस्थान में कौन सा जनपद था? मत्स्य। और राजस्थान का जो अलग अलग भाग और कौन से महाजनपदों के अंतर्गत आता था? तो कुरु हो गया, सूरसेन हो गया, अवंतिक हो गया है। ठीक है,
सिकंदर के आक्रमण के बाद में कौन कौन से और कबीले आए थे? मालव, योद्धे, अर्जुनायन, ये आए थे। फिर उसके बाद में आप ध्यान रख सकते हैं मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंबल के दक्षिण में, चंबल की पहाड़ियों से पश्चिम में, पंजाब सरस्वती यहाँ तक था। विराटनगर यहाँ का राजा हुआ करता, राजधानी विराटनगर बेराट हो गया है। अभिमन्यु की पुत्री कौन सी? विराट की पुत्री उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, ठीक है। और इसी का पुत्र परीक्षित आगे शासक बना था। और मत्स्य जनपद, फिर चेदी आया था, फिर बाद में मगध आ गए थे। ये अपने को इसमें जनपद में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आप रीट में ले लीजिए, सीईटी में ले लीजिए, या अन्य आप प्रतियोगिता परीक्षा में से ले लीजिए, प्रश्न जरूर आने वाला है राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में मत है, ठीक है। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।